हेलो फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हम चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का अध्ययन कर चुके हैं। आज हमारा चैप्टर 2 मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण, इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बैकग्राउंड जान लेते हैं कि संविधान के निर्माण से पहले भारत में क्या चल रहा था। तो सबसे पहले डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसका डिमांड सबसे पहले कब हुआ था और इसके लिए क्या प्रोसेस चल रहा था, मतलब संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था उससे पहले क्या चल रही थी भारत में। तो संविधान सभा की मांग जो पहले की गई थी वो एम एन रॉय द्वारा की गई थी। एम एन रॉय एक कम्युनिस्ट लीडर थे। उन्होंने सबसे पहले 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार रखा था। बाद में 1935 में कांग्रेस द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा भी संविधान सभा के निर्माण का विचार रखा गया। कांग्रेस ने भी कहा भारत में संविधान सभा का गठन किया जाए जो भारतीयों के द्वारा ही संचालित हो। बाद में 1938 में नेहरू जी ने भी विचार रखा कि भारत में संविधान सभा का जो गठन होगा और जो संविधान सभा बनेगी वो भारतीयों द्वारा ही होगी और उसमें जो प्रतिनिधि शामिल होंगे यानी रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे, उनका जो इलेक्शन होगा या उनको शामिल करवाया जाएगा वो चुनाव के आधार पर होगा। और ये चुनाव वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल या को एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर ये इनका चुनाव होगा। जो प्रतिनिधि इसमें शामिल होगा संविधान सभा में उनका चुनाव होगा और ये चुनाव है वो एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर होगा। ऐसे नहीं कि किसी को भी शामिल कर दिया जाए, पर नहीं, एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर होगा। ऐसा किसने कहा था? नेहरू जी ने कहा था। बाद में क्या हुआ, नेहरू जी की जो ये डिमांड थी इसको पूरा करने के लिए 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से एक प्रस्ताव भेजा गया। अब इस प्रस्ताव में क्या था, इस अगस्त ऑफर में या अगस्त प्रस्ताव में कहा गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से कि भारत में संविधान सभा का निर्माण किया जाए, इसमें भारतीय शामिल होंगे और इसमें कुछ सुझाव भेजे गए थे। बट इसे ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया था, इसे खारिज कर दिया गया सारी पार्टियों ने, क्योंकि कुछ कमियां भी थी। तो इसके सुधार के मतलब इसमें कमियां थी, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1942 में 1942 में कैबिनेट मंत्री थे जिनका नाम था स्टोफर्ड क्रिप्स, इनकी नेतृत्व में यानी इनकी लीडरशिप में एक और मिशन भेजा या एक और प्रस्ताव भारत में भेजा जिसे क्रिप्स मिशन भी कहा जाता है या क्रिप्स ऑफर भी कहा जाता है। देखो 1940 में, देखो सबसे पहले 1934 में एम एन रॉय ने विचार रखा था। बाद में 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा भी ये कहा गया। फिर 1938 में नेहरू जी द्वारा कहा गया संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। 1940 में वो अगस्त ऑफर आया और 1942 में क्रिप्स मिशन। ये टाइमलाइन याद रखना है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन बनता है तो अब याद रखना। क्रिप्स मिशन कब आया था? अगस्त प्रस्ताव 1940 में, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। और क्रिप्स मिशन में थे जो भी इसके प्रोविज़न थे ना क्रिप्स मिशन में, उसको स्वीकार नहीं किया। मुस्लिम लीग ने कहा कि हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं बिकॉज इसमें जो प्रोविज़न है वो जो मुस्लिम लीग चाहती थी उसके अकॉर्डिंग नहीं था। मुस्लिम लीग क्या चाहती थी? मुस्लिम लीग चाहती थी कि भारत में 2 संविधान सभाएँ बने, जो भारत के लिए अलग हो और दूसरा देश पाकिस्तान उसके लिए अलग हो। तो 2 स्वतंत्र या स्वायत्त संविधान सभाओं के लिए 2 अलग संविधानों के लिए 2 अलग संविधान सभाएँ बने, और ऐसा मुस्लिम लीग का डिमांड था। बट क्रिप्स मिशन में ऐसे थे नहीं, प्रस्ताव में ऐसे प्रोविज़न थे नहीं, तो इसे मुस्लिम लीग द्वारा खारिज कर दिया गया। तो इसके बाद में मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा गया। अब कैबिनेट मिशन की जो ज़्यादातर जो प्रोविज़न थे उन्होंने मुस्लिम लीग को संतुष्ट कर दिया। बट मुस्लिम लीग की एक मांग थी कि 2 संविधान सभा बननी चाहिए। इसको अगस्त प्रस्ताव जो कैबिनेट मिशन था उसमें भी स्वीकार नहीं किया गया था। बट इसने कुछ हद तक मुस्लिम लीग को स्वीकार करवा दिया था कि हाँ, संतुष्ट कर दिया था कि मुस्लिम लीग भी इसे मानने को तैयार हो गई थी। अब हम जान लेते हैं कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मतलब संविधान सभा का गठन हुआ था उसका कंपोजिशन क्या था, मतलब उसमें क्या क्या फीचर थे, उन सब के बारे में जान लेते हैं। तो बात करें कंपोजिशन ऑफ संविधान सभा की, तो देखो कैबिनेट मिशन आया था, उसके आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। तो पहले गठन किया गया था नवंबर 1946 में किया गया था। इसके कुछ फीचर की बात करें तो इसमें क्या 379 मतलब 389 मेंबर टोटल शामिल होने थे। टोटल मेंबर कितने शामिल होने थे इसमें? 379 मेंबर शामिल होने थे, मतलब 389 मेंबर को शामिल होना था 389 को, समझ में आ गई। और इसमें से 296 मेंबर थे, वो तो थे ब्रिटिश इंडिया, मतलब एक तो ब्रिटिश इंडिया था जिस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करती थी, और फिर कुछ भाग था भारत का वो ब्रिटिश रियासतों के तहत था, मतलब उस पर देसी रियासतों का राज था, वो इनडायरेक्टली उस पर ब्रिटिश का रूल था। जो देसी रियासतें थी
वो इंडिपेंडेंसली काम करती थी, थोड़ा उन्हें स्वायत्ता दी गई थी। तो टोटल सीट थी 389, समझ में आ गया। उसमें से 296 सीट थी वो थी ब्रिटिश इंडिया से, और 93 सीट थी वो थी देसी रियासतों से, देसी रियासतों से 93 सीट थी, 93 सीट थी वो देसी रियासतों से थी। अब क्या हुआ, जो ब्रिटिश इंडिया की सीट थी ना, कितनी 296 सीट थी ब्रिटिश इंडिया की, उसमें से 292 सीटें थी वो तो ब्रिटिश इंडिया की थी। 11 प्रांत थे ब्रिटिश इंडिया के जिस पर गवर्नर रूल करते थे, बट 4 सीटें थी वो आयुक्त थे। आयुक्त मीन्स क्या होता है, जिसे चीफ कमिश्नर प्रोविंस भी कहा जाता है। चीफ कमिश्नर प्रोविंस मतलब वहाँ पे चीफ कमिश्नर है वो रूल करता था, आयुक्त कहा जाता जिसे। ये कहाँ का थे, दिल्ली में, अजमेर में, मोरवाड़ा में और बलूचिस्तान में। ये 4 चीफ कमिश्नर आयुक्त थे या चीफ कमिश्नर प्रोविंस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इन चारों पर वो रूल करते थे। समझ में आ गई ये बात कि टोटल थी 296 देसी रियासतों से थी, 296 ब्रिटिश इंडिया से थी, रेस्ट 4 थी वो कहाँ से थी, वो थी ब्रिटिश कमिश्नर आयुक्त, ब्रिटिश कमिश्नर प्रोविंस से थी, और 93 तो थी देसी रियासतों की। ये चीज़ समझ में आ गई। अब संविधान सभा के फीचर की बात तो पहले तो कर ली। तो टोटल मेंबर कितने थे, 389 थे, इसमें 296 ब्रिटिश इंडिया के थे, 93 सीटें थी वो देसी रियासतों की थी। इसमें जो इन सीटों का आवंटन मतलब कैसे इसे अलोकेट किया गया था, तो हर 10 लाख जनसंख्या पर, 10 लाख पॉपुलेशन पर एक सीट हुआ करती थी। ऐसा इसे अलोकेशन किया गया, अलोकेट किया गया, मतलब इसको बांटा गया सीटों को। तो 10 लाख जनसंख्या जहाँ पे सीट थी, 10 लाख जनसंख्या थी, उस पर एक सीट को अलोकेट किया गया था। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। ये इसका दूसरा फीचर भी कहा जा सकता है। अब तीसरे की बात करें, तीसरे फीचर की, इस संविधान सभा का जो गठन किया था इसमें कंपोनेंट क्या था, तो इसमें देखो अलग अलग समुदाय थे ना, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग सीटें थी। जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू सीट है और उसका जो चुनाव हो वो हिंदुओं द्वारा ही किया जाएगा। मुस्लिमों के लिए अलग सीट है, उसका चुनाव मुस्लिमों द्वारा किया जाएगा। तो ब्रिटिश प्रांत में आवंटित गई की सीटों का निर्धारण 3 समुदायों के बीच में हुआ। हिंदू मतलब हिंदू में सब आ गए, सामान्य सीट कहा गया जिसमें सब आ गए। मुस्लिम है, सिख है और सामान्य। मुस्लिम में मुस्लिम, सिख में सिख, सामान्य में मुस्लिम और सिख को छोड़ के सब जैन, पारसी, हिंदू, एंग्लो इंडियन और सब सारे जितने इसमें शामिल हो गए। अब इसमें जो प्रतिनिधि शामिल हुए थे उनका चुनाव है वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो उन समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। मतलब हिंदू है तो हिंदुओं द्वारा किया जाएगा, मुस्लिम है तो मुस्लिमों द्वारा, और सिख है तो सिखों द्वारा किया जाएगा। और चुनाव किस आधार पर होगा, वो होगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है, आपने पढ़ा ही होगा पॉलिटी में, अगर आपने पढ़ा ध्यान से तो एनसीईआरटी में भी इसका जिक्र है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में क्या होता है कि देखो 4 पर टाइप से वोट दिए जाते हैं। पहला आपने वो देखो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है कि 4 नंबर दिए जाते हैं। फर्स्ट आप किसको प्रेफरेंस देने जाओगे, सेकंड किसको प्रेफरेंस दोगे, तो ऐसे प्रेफरेंस बेस पे होता है। और फिर उसमें आप फर्स्ट इसको दे रहे हो, सेकंड इसको दे रहे हो, लास्ट किसके दे रहे हो। अगर लास्ट वाला हट गया तो उसके जो वोट है वो फर्स्ट वाले में काउंट हो जाएंगे। इस प्रकार से प्रेफरेंस बेस पे होता है। और दूसरा इसमें तो सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम, तो ज़्यादा प्रपोजनल रिप्रेजेंटेशन यानी समानुपाती प्रतिनिधित्व। प्रपोजनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि आप सबको प्रपोजनल में वो दोगे कि आप इसको कितना प्रपोजन दे रहे हो। तो जैसे कि यूपी की जनसंख्या 10 लाख है और मतलब 20 लाख है, तो वहाँ 2 सीटें दे दी। और दूसरा राज्य है वहाँ की सीटें, बिहार है, जैसे कोई भी एग्जाम्पल मान लो बिहार है, वहाँ की जनसंख्या 10 लाख है तो उसको 1 सीट दी, मतलब जनसंख्या के अनुपात में। तो प्रपोजनल रिप्रेजेंटेशन के तरीके से वोटिंग की गई थी। और फिर देसी रियासतें थी, उनका चयन जो रियासतों के प्रमुख होते हैं हेड, उनके द्वारा किया जाएगा। तो देखो संविधान सभा की बात करें, लोग कहेंगे नहीं पूरी तरह से इसमें इलेक्टेड मेंबर थे, नहीं पूरी तरह, ना तो इलेक्टेड थे ना पूरी तरह से नॉमिनेटेड थे। आंशिक रूप से चुनाव हुआ था, सारे लोगों ने भाग लिया नहीं था, कुछ ही लोगों को वोटिंग राइट मिला था। और नॉमिनेट भी पूरी तरह से नहीं, कुछ लोगों को इलेक्ट भी किया था, कुछ लोगों को नॉमिनेट भी किया गया था। देसी रियासतों की ओर से ज़्यादा लोग शामिल हुए नहीं इसमें। अब जुलाई अगस्त 1946 में जो संविधान सभा के मेंबर थे उनका इलेक्शन हुआ। और इलेक्शन में बात करें रिजल्ट आया ना, तो उसमें 208 सीटें मिली कांग्रेस को, 73 सीटें मिली मुस्लिम लीग को और 15 सीटें मिली स्वतंत्र जो इंडिपेंडेंस मेंबर थे उनको मिली। वो देसी रियासतें थी उनके 93 मेंबर थे, उनकी सीटें भर नहीं पाई क्योंकि देसी रियासतें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में भाग लेना चाहते ही नहीं थे। ठीक है, और
यद्यपि इसमें चुनाव तो नहीं हुआ था कि सारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले, हर कास्ट का, हर रिलीजन का, बट फिर भी कहा जा सकता है कि थोड़े थोड़े सबके, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, भारतीय, एंग्लो, सबको थोड़ी थोड़ी जगह मिली थी, ठीक है। और महिला भी संविधान सभा में शामिल थी। गांधी जी को छोड़ के बाकी जितने भी नेता थे वो सारे शामिल हुए थे। ये तो थोड़ा बहुत हमने देख लिया। अब संविधान कार्यप्रणाली किससे इसने काम किया था, अब हम जान लेते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, काम कैसे किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने। तो सबसे जो इनकी पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 1946 में इनकी पहली बैठक हुई थी। तो मुस्लिम लीग थी, तो मुस्लिम लीग में तो इसने भाग लिया नहीं था। मुस्लिम लीग ने इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो वर्किंग कमेटी थी, मतलब उसमें भाग लिया नहीं था। अब और किस किस ने भाग लिया, तो बाद में मुस्लिम लीग ने अगर भाग नहीं लिया तो अब क्या हुआ था इसका। तो देखो मुस्लिम लीग ने भाग लिया नहीं, तो अब टोटल मेंबर बचे इसमें 211। मुस्लिम लीग के जो 73 मेंबर थे उन्होंने उसमें भाग लिया नहीं, ठीक है। संविधान सभा में मुस्लिम लीग के 73 सदस्यों ने तो भाग लिया नहीं। अब 211 बचे थे, उन्होंने भाग लिया। और देसी रियासतों ने भी भाग लिया नहीं था। तो 9 दिसंबर 1946 को इनकी पहली बैठक हुई। मुस्लिम लीग ने भाग लिया नहीं। मुस्लिम लीग ने क्यों नहीं लिया, अलग पाकिस्तान की मांग कर रहे थे ये लोग। तो बचे हुए 211 सदस्य इसमें शामिल हुए और इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो पहले दिन की बैठक थी, इसलिए सच्चिदानंद सिन्हा जो वरिष्ठ मेंबर थे, सबसे वरिष्ठ थे, इनको अध्यक्ष चुना गया, टेम्परेरी अध्यक्ष चुना गया। बिकॉज कि फ्रांस में क्या होता है, फ्रांस में ये होता है कि पहले किसी को भी अगर किसी को अध्यक्ष बनाना होता है, प्रेसिडेंट बनाना होता है, तो सबसे जो सीनियर होता है उनको बनाया जाता है। तो पहली बैठक थी, इसलिए सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ये वरिष्ठ थे सबसे, तो इनको अध्यक्ष बनाया गया। ये टेम्परेरी अध्यक्ष थे। बाद में जब परमानेंट मीटिंग स्टार्ट हुई सेकंड दिन से, तब जो अपने राजेंद्र प्रसाद जी थे, इनको परमानेंट अध्यक्ष इनका बनाया गया था। पर परमानेंट फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी, और टेम्परेरी कौन थे, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चीज़ समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसके 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। 2 वाइस प्रेसिडेंट 2 कौन थे, एक तो थे वीटी कृष्णमाचारी और एक थे डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। इसके वाइस प्रेसिडेंट 2 थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट बनाया गया था असेंबली का, और 2 एच.सी. मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था असेंबली का। इसका मतलब ये हुआ कि असेंबली के 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। द असेंबली हैड 2 वाइस प्रेसिडेंट। अब जानते हैं ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव, इसके बारे में जान लेते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन आया था जो जवाहरलाल नेहरू जी लेके आए थे 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। इसके बारे में जान लेते हैं। ऑन दिसंबर 1936 में, मतलब 13 दिसंबर 1946 में, 13 दिसंबर 1946 में नेहरू जी ने मूव किया हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन। मतलब 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने हिस्टोरिकल, जिसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ऐतिहासिक कदम था ये, उसमें उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन को असेंबली में पेश किया और बाद में असेंबली द्वारा इसे अपना लिया गया था। ये जो पूरा जो था ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन या उद्देश्य प्रस्ताव था, ये एक क्या था, हमारे जो संविधान था उनका एक फंडामेंटल और फिलोसॉफिकल स्ट्रक्चर था। इसमें पूरी संविधान था उसका दर्शन देखने को मिलता है कि हमारे संविधान का दर्शन क्या होगा। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव में किन किन चीज़ों का जिक्र था, तो इसमें बात करें तो ये उद्देश्य प्रस्ताव बात करता है कि इसमें संविधान सभा को एक स्वतंत्र समप्रभु गणराज्य घोषित करती है। मतलब ये उद्देश्य प्रस्ताव घोषित करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिक्लेयर करती है कि फर्म सोलमन रिजॉल्व प्रोक्लेम इंडिया एज इंडिपेंडेंस सोवरेन होगा, रिपब्लिक होगा। इसमें ये लिखा गया था, इस डिक्लेरेशन जो अपना उद्देश्य रेजुलेशन था, उद्देश्य प्रस्ताव या कहो या ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन था, इसमें कहा गया था जो हमारी संविधान सभा है वो एक स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंस और संप्रभु यानी कि सोवरेन गणराज्य की घोषणा करती है। मतलब जो हमारा देश होगा वो इंडिपेंडेंस होगा, साथ ही साथ में वो सोवरेन कंट्री होगी। इसकी घोषणा इसी उद्देश्य रेजुलेशन मतलब जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसमें घोषित किया जाता है। और भविष्य में जो हमारा देश चला जाएगा और उसके संविधान का निर्माण किया जाएगा वो हमारे देश के हिसाब से ही किया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें कहा गया कि भारतीय संघ, मतलब संघ की बात की गई, संघ यानी यूनियन टेरिटरी ऑफ, मतलब इंडिया की बात करी, यूनियन ऑफ इंडिया की बात करी गई। अब यूनियन ऑफ इंडिया में क्या क्या होगा, जो अभी भारत में शामिल है, मतलब ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा है, वो यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट होगा। जो देसी रियासतें हैं इंडिया में शामिल है वो इसका पार्ट होगा। वो ऐसे क्षेत्र जो भी इसमें
इंडिया से दूर है बट इंडिया में शामिल है वो इसका पार्ट होगा। साथ ही ऐसे एरिया जो इन फ्यूचर इंडिया में शामिल होना चाहते हैं वो भी इसका पार्ट होगा। तो ये सब यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल होंगे। साथ ही साथ में इसमें वर्णित था, इसमें कहा गया था कि ऐसी जो एरिया है जो वर्णित है, मतलब जो यूनियन ऑफ इंडिया के पार्ट है या ब्रिटिश इंडिया के पार्ट है या देसी रियासत है या इन फ्यूचर इंडिया में शामिल होने वाले जो एरिया है, उन सभी का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है मतलब कैसे काम करेंगे, उन सभी का निर्धारण या तो उन राज्यों द्वारा किया जाएगा और एक्स्ट्रा जो उनकी पावर है वो केंद्र सरकार यानी यूनियन ऑफ इंडिया के पास में होगी। तो इसकी जो पावर संघ के पास होगी वो राज्यों के पास नहीं होगी और राज्यों के पास जो पावर होगी वो संघ के पास नहीं होगी। मतलब उनके प्रशासन से संबंधित पावर उनके पास होगी, बाकी जो दूसरी पावर है वो संघ के पास में रहेगी। ठीक है, ये चीज़ पावर में पहला था, इसमें प्रोविज़न था कि भारत में एरिया कौन कौन सा, भारत सोवरेन कंट्री होगी और की जो कॉन्स्टिट्यूशन है असेंबली है वो सोवरेन है। दूसरा इसमें था कि भारत का एरिया यूनियन ऑफ इंडिया की बात की गई थी। फिर तीसरी बात है यूनियन ऑफ इंडिया के जो टेरिटरी होगा उसकी पावर क्या क्या होगी उनके पास में, उससे था। और चौथी इसमें बात की गई थी, तो चौथा इसमें कहा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात की गई है कि भारत में जो संविधान सभा बनेगी, सोवरेन नेशन बनेगा, वो सारी शक्तियाँ कहाँ से लेगा, पावर का सोर्स क्या होगा। तो इसमें कहा गया था पावर का सोर्स होगा वो पीपल ऑफ इंडिया, मतलब भारत की जनता है, ठीक है ना, वहाँ से ड्राइव करेगी। ये सारी जो पावर है वो ड्राइव कहाँ करेगी, पीपल ऑफ इंडिया से, भारत की जनता से सारी पावर ड्राइव करेगी। मतलब सारी पावर का सोर्स होगा वो भारत की जनता होगी। ये ऐसे इसके उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित था। इसमें भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, सुरक्षा, अवसर की समानता, विधिक से समता, विचार और अभिव्यक्ति समता, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। इसमें भारतीयों को बहुत सारी पावर दी गई थी, बहुत सारे राइट दिए गए थे। क्या क्या राइट दिए गए थे, गारंटी दी गई थी और सिक्योर किया जाएगा पीपल की बहुत सारे राइट को कि इंडिया में जस्टिस होगा, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स इक्वलिटी, 4 प्रकार की इक्वलिटी होगी। कौन कौन सी इक्वलिटी होगी, मतलब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि ये 4 ऑप्शन दे दिए जाए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता। 4 प्रकार की स्वतंत्रता है, सामाजिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और ये ऐसी स्वतंत्रता दे दी। इसका जिक्र किस में किया गया, इस प्रकार का प्रीलिम में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या इसका वर्णन उद्देश्य प्रस्ताव में किया गया है, तो क्या क्या आपको याद रखना है कि उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या है। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता। न्याय अलग है, मतलब न्याय की मांग की गई है, जस्टिस होगा, और सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स इंडिपेंडेंस एवं सिक्योरिटी की गारंटी दी जाएगी। ठीक है, ये बात याद रखना कि इसमें जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स इक्वलिटी, मतलब पहले तो जस्टिस दिया जाएगा, साथ में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स इक्वलिटी दी जाएगी, साथ ही साथ में अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर लॉ, फ्रीडम दी जाएगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दी जाएगी, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन, सब्जेक्ट ऑफ लॉ, पब्लिक मॉरलिटी, इस सब से रिलेटेड जो अपने राइट है उनको प्रोटेक्ट करने की गारंटी दी जाएगी। भारतीयों को क्या क्या न्याय, सामाजिक न्याय दिया जाएगा, आर्थिक न्याय दिया जाएगा और राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। साथ साथ में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता भी दी जाएगी। इनको अवसरों की समानता दी जाएगी, विधि के समक्ष जो लॉ बिफोर होता है, लॉ के समक्ष इनको इक्वलिटी दी जाएगी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया जाएगा। इनको घूमने, आज़ादी के साथ घूमने का, भ्रमण करने का, संगठन बनाने का भी अधिकार दिया जाएगा। तो इस प्रकार का ये सुनिश्चित किया जाएगा, इन सब का वर्णन है। साथ ही साथ में जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं ना, ठीक है ना, माइनॉरिटीज़ को एक्स्ट्रा सुरक्षा दी जाएगी। पिछड़े जो वर्ग है, माइनॉरिटीज है, जनजाति, जो शेड्यूल ट्राइब है, उनको भी सुरक्षा दी जाएगी। और इसमें एक और प्रोविज़न है कि संघ की एकता, जो अपने यूनियन ऑफ इंडिया है उसको यूनाइटेड रखने के लिए, उसको सोवरेन, इनकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको बचाए रखने के लिए और उसे सुरक्षा प्रदान के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। और जो हमारी प्राचीन भूमि है, भारत बहुत प्राचीन भूमि है, इसकी एक बहुत लेगेसी बहुत बड़ी। तो हमारी जो प्राचीन भूमि है उनको अपना जो अधिकार है, जो भारत का जो पुराना स्थान था वो वापस दिलाने का प्रयास किया जाएगा। उनको वो स्थान दिलाया जाएगा जिसके लिए भारत पहले से, जिनका भारत का इतिहास बहुत लंबा है, इतिहास में भारत काफ़ी आगे था, हर चीज मामले में आगे था। तो भारत को वो वापस इतिहास में भारत की ग्लोरी थी वो वापस स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। और 22 जनवरी 1946 को, 22 जैन 1946 को सर्वसम्मति से, मतलब सबने एक्सेप्ट किया और जो ये उद्देश्य प्रस्ताव था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। काफ़ी हद तक इसने संविधान को भी प्रभावित किया था, क्योंकि इसमें जो इसकी जो रिफ्लेक्शन आपको संविधान में भी देखने को मिलेगी।
अब हम बात करेंगे जो 1947 में इंडिपेंडेंस एक्ट आया था ना, देखो भारत में अलग अलग आ रहे एक्ट आए। 1935 का एक्ट आया था, उसके बाद में भारत में सुधार करने के लिए फाइनली 1947 में इंडिपेंडेंस एक्ट रिलीज़ किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। तो अभी इस एक्ट के बाद में संविधान सभा जो थी उसमें क्या परिवर्तन आया, तो इस एक्ट के बाद में परिवर्तन की बात करें तो पहले तो ये संविधान सभा है ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की तरह काम नहीं कर रही थी, केवल संविधान सभा की तरह काम कर रही थी। बट इसके बाद में क्या हुआ कि अब जो ये संविधान सभा है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की तरह ही काम करेगी। पहले तो इसके मेंबर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इस मेंबर में क्या चेंजेज आया। इसकी मेंबर की बात करें तो संविधान सभा में पहले जो देशी रियासतें थी वो अलग काम कर रही थी, वो इसमें शामिल नहीं हो रही थी। बट इस एक्ट के बाद में आने से धीरे धीरे देशी रियासतें वो खुद को शामिल करने लगी। अब 6 देशी रियासतों में 6 जो देशी रियासतें थी उन्होंने इसमें खुद को शामिल कर लिया था। और जब बात करते हैं 3 जून 1947 की बात करें तो 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे की योजना लाई गई, माउंटबेटन योजना लाई गई। तब माउंटबेटन भारत के वायसरॉय थे, वो एक योजना लेके आई। उन्होंने कहा कि अब भारत का फाइनल बंटवारा हो ही जाना चाहिए। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन जो उस टाइम भारत के वायसरॉय थे वो एक योजना लेके आए जिसको माउंटबेटन योजना, इनको है ना याद रखना आप। माउंटबेटन योजना कौन सी आई थी, कब आई थी, और इससे पहले क्रिप्स मिशन आ चुका है 1942 में, और इससे पहले अगस्त प्रस्ताव आ चुका है 1940 में। तो इन सबको याद रखना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन बन सकता है। तो अब 3 जून 1947 को आया था माउंटबेटन योजना आई। माउंटबेटन योजना में क्या कहा गया ना कि भारत का 2 डोमिनियन स्टेटस में, मतलब एक भारत होगा एक पाकिस्तान होगा, इसमें भारत का बंटवारा कर दिया गया। फाइनल 2 बंटवारा हो गई भारत की। अब जो देशी रियासतें जो भारत में बची थी वो भी धीरे धीरे शामिल हो गई थी, कि पहले शामिल नहीं हुई थी पहले, अब धीरे धीरे देशी रियासतों को भी समझ में आ गया था कि अब शामिल होना जरूरी है। तो देशी रियासतें भी धीरे धीरे शामिल हो चुकी थी इसमें। और जो मुस्लिम लीग के सदस्य जो पाकिस्तान नहीं गए थे उनके सदस्य भारत में बचे थे, उन्होंने भी संविधान सभा को जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ज्वाइन कर लिया था। अब बात करते हैं कि इसके मेंबर की एक बार बात करते हैं कि 1947 के बाद में क्या क्या चेंजेस आए थे। तो पहले हम बात कर लेते इसमें जो मेंबर थे उनमें क्या चेंजेस आया था। तो पहले थे, ठीक है, जो प्रस्ताव आया था कैबिनेट प्रस्ताव, ठीक है, तब टोटल मेंबर थे 389 टोटल मेंबर थे। बट जो लॉर्ड माउंटबेटन जो लेके आए थे योजना, माउंटबेटन योजना कहा जाता है, उसके बाद में अब क्या हुआ था, जो पाकिस्तान लीग मतलब जो मुस्लिम लीग थी वो तो अलग हो चुकी थी। तो अब टोटल मेंबर कितने बचे इसके 389 में से अगर मुस्लिम लीग अलग हो गई तो अब मेंबर बचे थे इसके 299 अब मेंबर बचे थे। तो 390 थे पहले, उसमें से मुस्लिम लीग अलग हो गई, पाकिस्तान चले गए, तो अब 299 मेंबर अब भारत रह गए थे जो संविधान सभा के पार्ट बन गए। चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब इसमें से भी तो देखो पहले तो 389 थे, मतलब 389 थे, तो उसमें से अगर मुस्लिम लीग को काटा गया तो कुछ देशी रियासतों को भी मेंबर को कम किया जाएगा ना। तो 299 टोटल मेंबर थे। तो इसमें से अब कांग्रेस की भी सीटें घटेगी, कांग्रेस की घटेगी और देशी रियासतों की भी घटेगी। तो कांग्रेस की मतलब भारतीय प्रांत थे उनकी बात करें तो उनके मेंबर आ गए थे, पहले तो 296 थे टोटल मेंबर, हमने देखा था ना। 296 में से 4 थे जो कमिश्नरेट थे प्रोविंस के, और 292 थे वो देशी रियासत जो नॉर्मल प्रोविंस थे। 296 थे टोटल मेंबर, किसके थे, प्रांतों के जो ब्रिटिश इंडिया के अधीन थे। उसमें से 292 थे वो थे देशी प्रांतों के, जो प्रांत थे 11 प्रांत थे उनके जहाँ पर गवर्नर रूल करता था, और 4 थे जहाँ पर कमिश्नरेट रूल करता था। कमिश्नरेट प्रोविंस थे अजमेर, दिल्ली, मोरवाड़ा और बलूचिस्तान, 4 वहाँ थे। टोटल थी 296 में से अब तब तो टोटल 398 मेंबर थे। अब बंटवारे के बाद में मेंबर टोटल हो गए 299। अब टोटल मेंबर 299 हो गए, तो इनकी संख्या घट गई, किनकी, जो ब्रिटिश प्रांत थे उनकी। अब ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी होगी 229 संख्या हो गई, किसकी, ब्रिटिश प्रांतों की संख्या होगी 229 संख्या होगी। और देशी रियासतों की पहले संख्या कितनी थी 93 थी, तो अब इसकी भी संख्या घटेगी। तो अब इसकी मेंबर हो गए थे 70 मेंबर हो गए, 70 मेंबर हो गए। 93 से इनकी मेंबर हो गई तो 70, ये मेंबर में चेंजिंग आ गई थी। और अब संविधान सभा के भी मेंबर कम हो गए और इन सब के मेंबर कम होंगे। ये तो मेंबर में चेंजेज आएगा। इसके अलावा क्या चेंजेज आया, इसके अलावा चेंजेज आया
अब संविधान सभा पर कोई किसी का दबाव नहीं था। संविधान सभा पूर्ण संप्रभु बन चुकी थी, मतलब इंडिपेंडेंस बन चुकी थी। साथ ही साथ में ये संविधान सभा कुछ भी ऐसा कानून बना सकती थी और ब्रिटिश संसद द्वारा जो पारित कानून थे उसको कभी भी हटा सकती थी। उसके अलावा भी कोई कानून बना सकती थी, उनके द्वारा पारित की कहानी को समाप्त कर सकती थी। अब देखो पूरी तरह से आपने पढ़ा ही होगा ना, पहले हमने पढ़ा था 1947 के एक्ट में भी कि हमने पढ़ा था कि अब भारतीय संविधान सभा है वो कोई भी कानून पारित करके ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित किए गए कानूनों को समाप्त कर सकती है। ऐसा संविधान सभा को पावर दिया गया था। तो अब संविधान सभा को ये पावर था कि वो ब्रिटिश कानून के कोई भी ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित कानून को समाप्त कर सकती है। साथ ही साथ करी बात, इसको 2 कार्य बन गए संविधान सभा के लिए। अब 2 कार्य नियुक्त कर दिए, यानी कि संविधान सभा अब 2 प्रकार के कार्य करेगी। 2 प्रकार के कौन से? एक तो एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली संविधान बनाने का कार्य करेगी। साथ ही साथ ये काम करेगी, कौन सा काम करेगी? साथ ही एक तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम करेगी, साथ ही साथ में स्टेट लेजिस्लेशन का काम करेगी। स्टेट लेजिस्लेशन का भी काम करेगी, विधायिका का काम ही करेगी। एक तो उसका काम तो कर ही रही, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का तो करेगी, तो अब लेजिस्लेशन असेंबली का भी काम करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और लेजिस्लेशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के रूप में वो क्या काम करेगी? संविधान बनाने का काम करेगी। संविधान हमारा जो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कार्य करेगी। और लेजिस्लेशन असेंबली के रूप में, विधान सभा के रूप में वो क्या कार्य करेगी? जो एक्ट बने उसको लागू करना, देश को कैसे रन करना वो करना, या ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो एक्ट पारित है उसे कैसे चलाना, इन सब का कार्य करेगी, वो भी संविधान सभा ही करेगी। 2 कार्य होगा। अब जब संविधान सभा की बैठक होती थी तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? राजेंद्र प्रसाद जी करते थे, जो संविधान सभा के ऑफिशियल अध्यक्ष बन गए थे 11 दिसंबर 1946 से। एक दिन के लिए तो सचिदानंद जी बने थे, तो बाद में राजेंद्र प्रसाद जी बन गए थे। तो अब जब संविधान सभा की बैठक होगी तब राजेंद्र प्रसाद जी इसकी अध्यक्षता करेंगे। और जो संविधान सभा की अध्यक्षता नहीं होगी, मतलब संविधान सभा की बैठक नहीं होगी, यदि एक दिन संविधान सभा की बैठक होती थी, एक दिन बैठक होती थी विधानसभा के रूप मतलब लेजिस्लेशन के रूप में बैठक होती थी। तो लेजिस्लेशन के रूप में बैठक होती थी तब इसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर जी। तो अब जिस हिसाब से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है ना, उस हिसाब से लगता है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की 2 रोल थे। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, दूसरा था असेंबली की तरह काम करना, लेजिस्लेशन असेंबली की तरह काम करता। तो जब संविधान सभा लेजिस्लेशन असेंबली की तरह काम करती थी तब इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो जीवी मावलंकर जी, और वैसे राजेंद्र प्रसाद जी। चीज़ें समझ में आ रही है आपको? अब ये कब तक चलता रहा? जब तक 26 नवंबर 1946 तक ऐसा ही चलता रहा। 26 नवंबर 1946 को क्या हुआ था? हमारा संविधान पूर्णतः बन चुका था। तब तक इसने एक्ट किया, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, तब तो इसने पार्लियामेंट की तरह कार्य किया। फाइनली ये संविधान बन गया, तब ये पार्लियामेंट में तब्दील हो गई थी। जब 1946 को 26 नवंबर 1946 को हमारा संविधान बन चुका था पूर्ण, उसके बाद में इसने पार्लियामेंट की तरह कार्य करना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा भी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने कुछ काम किया था क्या? एक तो संविधान सभा की तरह तो कार्य कर ही रही थी, ठीक है, साथ ही साथ में पार्लियामेंट की तरह कार्य कर ही रही थी। और भी क्या कार्य कर रही थी ये संविधान सभा की बात करें तो और कार्य कर रही थी 1949 में इसने जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता थी, राष्ट्रमंडल में कॉमनवेल्थ। देखो क्या होता था, ब्रिटिश सर भारत पे रूल कर रहे थे और जब भारत आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश सर ने भारत को चॉइस दी, भारत पाकिस्तान को या जिस पे देशों पर राज था ब्रिटिश का, उनको कहा कि आप कॉमनवेल्थ मतलब जहाँ जहाँ ब्रिटिश का रूल था वो चाहे तो ब्रिटिश के साथ मित्रता रख सकते हैं और कॉमनवेल्थ नेशन नाम की एक ग्रुप बनाया उसमें शामिल रह सकते हैं। उनकी चॉइस थी, हो ना रहो आप पर डिपेंड करता है, बट उनको चॉइस थी, आप चाहो तो रह सकते हो। तो भारत ने अभी रेटिफाई किया कि हम कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल के सदस्य बनना चाहते हैं। तो कौन भारत भी बना, पाकिस्तान भी बने, काफ़ी सारी जो कॉमनवेल्थ नेशन अभी भी वो ग्रुप चलता है, तो उसके मेंबर भारत भी रेटिफाई कर दिया। ये कब किया था? मई 1940 की बात कर रहे हैं। मई 1940 में भारत ने रेटिफाई किया था कॉमनवेल्थ के मेंबर के रूप में। चीज़ें समझ में आ गई? साइड में कौन कर रहा है, मतलब अपन क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और क्या काम कर रही है। तो कॉमनवेल्थ को भारत ने रेटिफाई कर दिया, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा ही किया गया था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो पार्लियामेंट की तरफ भी तो कार्य कर रही थी, तो उसमें उन्होंने रेटिफाई भी कर लिया था इसको। अब कुछ फैक्ट बेस्ड डिटेल है, इसको याद रखना, बार बार क्वेश्चन बन सकता है और क्वेश्चन बनेगा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा इस पर। तो फैक्ट बेस्ड थोड़ा मैं बताता हूँ आपको कि 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया था हमारा नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया था? तो नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को।
22 जुलाई 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था। फिर 24 जनवरी 1950 को हमने अडॉप्ट किया था हमारा नेशनल एंथम। ये चीज़ें याद रखना। 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया हमने नेशनल फ्लैग। 22 जुलाई 1947 को हमने अडॉप्ट किया नेशनल फ्लैग और 24 जुलाई 1950 को हमने अडॉप्ट किया नेशनल एंथम। 24 जन 1950 को हमने अडॉप्ट किया नेशनल सॉन्ग। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग हम दोनों को हमने अडॉप्ट किया था 24 जनवरी। 24 जनवरी को हमने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को अडॉप्ट किया था। और हमने अडॉप्ट कब किया था राष्ट्र ध्वज को? तो राष्ट्र ध्वज को हमने अडॉप्ट किया था 22 जुलाई यानी 22 जुलाई 1947 को। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखना। बन जाता है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को हमने अडॉप्ट किया था। और इसके साथ ही साथ पहले भारत के राष्ट्रपति कौन बने, कब बने, ये भी इम्पोर्टेंट डिटेल है। तो फर्स्ट भारत के जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, इलेक्ट किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के परमानेंट पहले मेंबर बने थे। उनको ही पहले भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ये कब चुना गया था? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति घोषित किया गया था। 24 जनवरी को क्या काम हुआ था? नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और राजेंद्र प्रसाद जी एज ए प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था। ये सारा काम हुआ था 24 जनवरी 1950 को। और अपन बात करते हैं फ्लैग को, नेशनल फ्लैग को। तो नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को। चीज़ें समझ में आ गई? नॉर्मली तो रटने वाली है, तो आपको आई जाएगी। फिर हमारे संविधान में अब थोड़ा बहुत और भी फैक्ट बैठ जान लेते हैं। संविधान निर्माण में कितना टाइम लगा था? तो संविधान निर्माण में 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसमें कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो 11 बैठकें हुई थी। संविधान निर्माण में लगभग 60 देशों की 60 कंट्रीज की जो संविधान थी उनका अवलोकन किया गया था। 114 दिनों तक इस पर विचार किया गया था। 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। ये फैक्ट बेस्ड जानकारी थोड़ी याद रखना। फाइनली 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद में 26 जनवरी 1950 को संविधान को एक्सेप्ट कर लिया गया। 1950 1950 से 1951 और 1952 के बीच में जनरल इलेक्शन हुए थे। इन इलेक्शन में कांग्रेस की सरकार बनी और नई पार्लियामेंट बनी और पहले प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब संविधान सभा की कुछ समितियों के बारे में भी जान लेते हैं। कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की कुछ समितियों के बारे में भी जान लेते हैं। तो इन समितियों में सबसे 8 तो सबसे बड़ी समितियाँ थी, कुछ छोटी भी समितियाँ थी। 8 सबसे बड़ी समितियों की बात करें तो पहली समिति थी यूनियन पावर्स कमेटी, जिन्हें शक्ति समिति भी कहा जाता है, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। पावर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जिसे शक्ति समिति भी कहा जाता है। फिर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, भारतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। फिर इसके बाद में आती प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर आता है ड्राफ्टिंग कमेटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी थी, संविधान निर्माण में काफ़ी बड़ा योगदान था इनका। प्रारूप समिति जिसे कहा जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे कहा जाता है, इसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, इनका बहुत बड़ा रोल था। फिर फंडामेंटल राइट की जो कमेटी थी, मूल अधिकारों की, अल्पसंख्यकों की और जनजाति बहिष्कृतों के लिए सलाहकार एडवाइजरी कमेटी थी, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा इसके अंतर्गत कुछ सब कमेटी भी थी। कौन कौन सी सब कमेटी थी? देखो, फंडामेंटल राइट है, अल्पसंख्यक है यानी माइनॉरिटी है, और साथ ही साथ माइनॉरिटी के अलावा एक्सक्लूसिव ट्राइबल एरियाज एंड एक्सक्लूड ट्राइबल एरिया, मतलब बाहरी ट्राइबल एरिया, उनके लिए भी अलग से समिति बनी थी। और इस सब के अध्यक्ष कौन थे? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल जी इसके अध्यक्ष थे। इसके अंतर्गत कुछ सब कमेटी भी थी। सब कमेटी कौन कौन सी थी? फंडामेंटल राइट के लिए सब कमेटी थी, जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। ये याद रखना, सारे क्वेश्चन पा सकते हैं इनमें। और फिर अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटीज के लिए सब कमेटी, इसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। माइनॉरिटी के लिए बात कर रहे हैं, मतलब अल्पसंख्यकों के लिए सब कमेटी की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ में नॉर्थ वेस्ट सीमांत जो प्रोविजन थे, नॉर्थ वेस्ट प्रोविजन, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविजन थी, फ्रंटियर जिसे प्रोविजन कहा जाता है, उसके लिए भी अलग से कमेटी थी। इसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बरदोई। और साथ में भारत के जो ऐसे क्षेत्र जिनको छोड़ दिया गया है,
ठीक है। तो उनकी अध्यक्ष थे वो थे HV ठक्कर। और नॉर्थ वेस्ट सीमांत जो वापस फ्रंटियर प्रोविंस है उनके लिए भी अलग से समिति थी। फिर है रूल एंड प्रोसीजर कमेटी, जिसे प्रक्रिया नियम समिति कहा जाता है, इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी। फिर थी राज्यों के लिए समिति थी, जो राज्यों के समझौते करवाए थे। स्टेट कमेटी थी जो नेगोशिएशन करते थे राज्यों के साथ, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। फिर सिटिंग कमेटी थी, स्ट्रिंग कमेटी जिसे संचालन समिति कहा जाता है, जिसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी। एक बार फिर से कमेटी के बारे में देख लो। पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो कमेटी थी उसका जवाहरलाल नेहरू जी। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी मतलब प्रांतों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्ट कमेटी BR अम्बेडकर। देखो यूनियन पावर से रिलेटेड है, नेहरू जी उस टाइम में प्रधानमंत्री भी थे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था इनका। और यूनियन के लिए भी बात आ गई तो नेहरू जी बन गए। फिर प्रोविंस राज्यों के लिए किसने, राज्यों को एकीकरण वगैरह तो आपको याद आ जाएगा, सरदार पटेल ने ये सारा काम किया था। फिर ड्राफ्ट, ये तो BR अम्बेडकर याद आ ही जाएगा। एडवाइस देने का काम, फंडामेंटल राइट है, माइनॉरिटी है, ये सारा एडवाइस वगैरह सरदार पटेल जी से लेते थे तो इसके लिए आ गया। फिर रूल बनाने का काम भाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो वो रूल तो वही बनाएंगे, तो रूल बनाने का काम है वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो रूल प्रोसीजर कमेटी थी उसके राजेंद्र प्रसाद जी होगी। ऐसे कैसे भी करके याद रखना आपको। स्टेट कमेटी थी, अब देखो स्टेट एक तो कमेटी बन गई, जो प्रोविंस थी उनकी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बन गए। तो राज्यों के साथ और डील किसने किया था, इनके बाद में राज्यों के साथ किसने डील किया था, वो जवाहरलाल नेहरू जी बचे ना, तो जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष बन गए। फिर कमेटी बनी थी वो है संचालन करना, पूरा जो ये मामला था उनका संचालन कौन कर रहा था, तो संचालन यही कर रहे थे राजेंद्र प्रसाद जी। तो देखो प्रक्रिया की बात करेगी तो राजेंद्र प्रसाद जी, संचालन राजेंद्र प्रसाद जी। इंपॉर्टेंट पावर की बात करो, यूनियन की बात करो, स्टेट की बात करो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है। फिर प्रोविंस की बात करो और एडवाइस देने की बात करो, फंडामेंटल राइट की बात करो, माइनॉरिटीज की बात करो तो अपन याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ये चीज़ आपको याद रखनी। फिर सब कमेटी के बारे में आपको याद रखना, ये सब कमेटी में फंडामेंटल राइट की JB कृपलानी, अल्पसंख्यक HD मुखर्जी और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो असम जिसमें शामिल नहीं है, उसके अलावा जो भी असम के अलावा जो भी नॉर्थ वेस्ट की पार्ट है उसके लिए गोपीनाथ बरदोई है। फिर ऐसे क्षेत्र जिनको छोड़ दिया गया उसके लिए HV ठक्कर है। और ऐसी कुछ प्रोविंस है जिसमें असम के अलावा सारे पार्ट है तो उसके लिए अलग अलग अध्यक्ष थे। ठीक है, ये कमेटी आपको याद रह जाएगी। कुछ छोटी कमेटियाँ भी थी, कुछ स्मॉल कमिटीज भी थी, ठीक है, छोटी समितियाँ जिसको कहा जाता है, उसके भी अध्यक्ष एक बार उनके बारे में भी देख लो आप। माइनर कमेटी को भी देख लेते हैं। माइनर कमेटी की बात करें तो पहली कमेटी है फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, मतलब फाइनेंस और स्टाफ कमेटी है। तो देखो अब अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी, तो फाइनेंस और स्टाफ का काम भी कौन देखेंगे, वही देखेंगे। तो फाइनेंस और स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। फिर थी फाइनेंस मतलब वित्त और कर्मचारी की कमेटी, तो राजेंद्र प्रसाद जी। फिर थी क्रेडेंशियल कमेटी, क्रेडेंशियल मतलब जिन पर ट्रस्ट किया जाए, पर्यावर्तक किया जाए, उन कमेटी के अध्यक्ष कृष्णा स्वामी। देखो आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे इसका कोई ट्रिक तो बैठेगी नहीं। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, वो इसके अध्यक्ष थे, जिसे क्रेडेंशियल क से क्री कर सकते हो, क्रेडेंशियल कृष्णा स्वामी, क्रेडेंशियल कृष्णा स्वामी, ऐसे कुछ करके आप याद रख सकते हो। फिर थी हाउस कमेटी, पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया। सदन समिति या सदन को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो हाउस कमेटी। और हाउस से होता है सीता जी घर नहीं रहते, सीता जी वनवास रहते, सीता जी से रिलेटेड करके तो कुछ कर सकते हो, या सदन से सीता जी कर सकते हो, तो सदन करो या हाउस करो तो पट्टाभी सीतारामैया। और क्रेडेंशियल कृष्णा स्वामी अय्यर। और सदन समिति या हाउस समिति, सदन से सीता जी कर लो तो सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया। फिर एक कार्य संचालन समिति या फिर कहा जाता है इसे ऑर्डर ऑफ हाउस बिजनेस कमेटी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस हाउस कमेटी कहा जाता है, बिजनेस कमेटी भी कहा दो इसको, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, बिजनेस हाउस कमेटी, जिसे कार्य संचालन समिति भी कहा जाता है। इसके थे KM मुंशी। इसको कैसे याद रखोगे, इसको यार कोई ट्रिक ही नहीं बैठेगी आपको। कार्य संचालन समिति को ऐसे याद रखना होगा, कार्य संचालन समिति KM मुंशी, कार्य संचालन समिति KM मुंशी जी। फिर है राष्ट्र ध्वज से नेशनल जो अपना फ्लैग है, एड हॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, एड हॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग। एड हॉक कमेटी में तदर्थ कमेटी, साइड कमेटी होती है, तो इसके राजेंद्र प्रसाद जी थे। मतलब अपना जो नेशनल फ्लैग है किसको रिप्रेजेंट करता है, पूरे देश को करता है, तो संविधान सभा भी पूरे देश को रिप्रेजेंट करती थी। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी, तो इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी। और कैसे भी करके याद तो रखना ही पड़ेगा आपको। फिर संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति है, ठीक है, तो कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसके थे जीवी मावलंकर जी। ये तो आपको याद रह जाएगा, कैसे याद रहेगा, जीवी मावलंकर जी अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे, जब संविधान सभा एज ए काम करती थी
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जगह लेजिस्लेचर असेंबली की तरह काम करती थी, जो संसद की तरह काम करती थी। तब इनके अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर जी। तो संविधान सभा के लिए कार्य करने तो जीवी मावलंकर जी। तो कार्य के लिए थी, फंक्शन के लिए थी, कमिटीज ऑन फंक्शन के लिए थी, मतलब कमिटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो जीवी मावलंकर जी। फिर थी एडॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कमेटी है ना, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कमेटी है। तो इसके अध्यक्ष थे वरदाचारी जी। तो ये सदस्य नहीं थे, फिर भी इनको सदस्य बनाया गया था। तो वरदाचारी मतलब काफ़ी ऐसे करके सकते हो, वृद्ध है, मतलब जो सीनियर है वही जज होगा सुप्रीम कोर्ट का। तो सीनियर जज से सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो कमेटी होगी तो वरदाचारी। तो ऐसे करके वरदान सीनियर ऐसे रिलेट करके याद रह जाता है। तो रहता जो आपको प्री में थोड़ा बहुत याद ही चाहिए, बाकी तो ऑप्शन देखो आपको याद आ ही जाएगा। फिर है मुख्य आयुक्तों के लिए जो प्रांत थे उनके लिए समिति, मतलब जो एक्सपेक्ट कमीशन थे ना, कमिटीज। चीफ कमिश्नर के लिए जो प्रोविंस थे ना, चीफ कमिश्नर के लिए उनके लिए भी कमेटी थी, कमिटीज ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंस। उसके लिए उनके अध्यक्ष थे चीफ कमिश्नर के लिए प्रोविंस थे, उनके लिए थे पट्टाभी सीतारामैया। अब इसको कैसे याद रखोगी? कमिश्नर थे जो चीफ कमिश्नर के प्रोविंस थी, याद नहीं रखे, इसको ट्रिक कुछ बैठेगी नहीं, आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। चीफ कमिश्नर के लिए जो प्रोविंस थी उसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारामैया। फिर संविधान के लिए वित्तीय प्रावधानों से संबंधित समिति है, संविधान के लिए वित्तीय संबंधित कार्य कर रही, यानी कि एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के जो यूनियन है उसके फाइनेंशियल प्रोविजन को देख रहा है। तो फाइनेंशियल प्रोविजन को नलिनी रंजन सरकार, ये नलिनी रंजन सरकार थे। ये सदस्य नहीं थे, किसके सदस्य नहीं थे? संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इनको अध्यक्ष बनाया गया था, नलिनी रंजन सरकार को संविधान सभा की जो फाइनेंशियल रिलेटेड जो कमेटी थी उनके इनको अध्यक्ष बनाया गया। तो इसको भी याद रखना पड़ा। नंदन नीलेकणी ऐसे कुछ भी करके कोरिलेट करके, मैं तो याद रखता नंदन नीलेकणी, तो नलिनी रंजन, ये फाइनेंशियल संबंधित ऐसे करके याद रख लो आप। तो फिर थे लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन, मतलब भाषाई प्रांत आयोग थे, उनके कमेटी, उनके अध्यक्ष कौन थे? तो डी एस के डार थे, एस के डर थे, ये भी एस के धर बोला जाता है, डर गलत लिखा है इसमें। तो एस के धर थे, वो इसके अध्यक्ष थे। लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन इसके अध्यक्ष थे, भाषाई प्रांत आयोग थे, इसके अध्यक्ष थे एस के धर। फिर बात करते हैं प्रारूप संविधान की जांच के लिए एक विशेष समिति बनी थी, प्रारूप समिति जांच के लिए, स्पेशल कमेटी ऑन एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट किसने बनाया था? ये बनाए थे बी आर अम्बेडकर ने, और तो बी आर अम्बेडकर द्वारा बनाई गई है। तो इसको जांच करने की तो छोटा मोटा कोई जांच करेगा नहीं, नेहरू जी या पटेल या राजेंद्र प्रसाद जी, आप यही माइंड में आएगा। तो राजेंद्र प्रसाद जी और पटेल जी के द्वारा किया नहीं गया था, तो बचे जवाहरलाल नेहरू। तो ये प्रारूप समिति के लिए जो जांच कर रहे थे वहाँ पे नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। फिर प्रेस दीर्घा समिति, प्रेस दीर्घा में तो प्रेस जन गैलरी, सारी जो प्रेस थी उसके लिए उषा नाथ सेन थे इसके अध्यक्ष। फिर थे नागरिकता पर जो एडॉक कमेटी थी सिटीजनशिप पर। अब सिटीजन देने का काम है वो कौन करेगा? वो काफ़ी वृद्ध लोग होंगे, वही करेंगे ना। वृद्ध मतलब सीनियर लोग होंगे, वो सिटीजन से रिलेटेड। देखो इसके लिए आपको बुरा नहीं मानना है कि भाई ऐसे कैसे कर रहे हैं ये वो, आपको बस याद रखना कैसी भी ट्रिक लगा के। तो सीनियर लोग, वृद्ध लोग हैं, वो सिटीजन से लिए जो एडॉक कमेटी है उसके अध्यक्ष है, यानी प्रेसिडेंट है। अपने को तो कुल मिला के याद ही रखना, बुरा मान के जाओ तो बुरा ही मान लोगे, बाकी बुरा मानने वाली बात नहीं, ऐसे कैसे भी करके आपको याद करना है। एक बार हम ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में जान लेते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें तो अध्यक्ष इसके कौन थे? बी आर अम्बेडकर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो संविधान सभा की जितनी भी समितियाँ थी, जितनी कमेटी थी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी। इसकी बात करें तो इसका जो गठन किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी, इस्टेब्लिश किया गया था 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसका गठन किया गया था। ये कमेटी ऐसी कमेटी थी जो संविधान का जो पूरा प्रारूप था, ड्राफ्ट था ना, उसको तैयार करने का कार्य कर रही थी। इसमें 7 मेंबर थे। 7 मेंबर कौन कौन से थे? देखो इसके मेंबर को भी याद रखना, ये सारे जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है बनते हैं क्वेश्चन, तो इसके मेंबर को भी याद रखना। एक मेंबर तो बी आर अम्बेडकर आपको याद होगा ही होगा। फिर गोपाल स्वामी अयंकर, फिर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन राघवन इनकी सदस्य थी, बट एम राघवन की जगह बाद में बी एल मित्रा को ले लिया गया, बिकॉज एन माधवन थे, इन्होंने बाद में त्याग पत्र दे दिया गया था बिकॉज इनको कुछ हेल्थ इश्यूज थे। और टी कृष्णमाचारी इनकी बाद में मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी, इसकी जगह डी खेतान ने ले ली थी। तो बी आर अम्बेडकर आपको याद रह जाएंगे जो प्रारूप समिति के सदस्य थे, अध्यक्ष भी थे। गोपाल स्वामी अयंगर आपको याद इसलिए रह जाएंगे, इनका नाम आपने सुना है तो आपको याद आ जाएगा। गोपाल स्वामी अयंगर काफी फेमस।
अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, नाम सुना थोड़ा बहुत याद आ सकता है आपको। और ये कृष्ण से मैंने वहाँ पे ट्रिक भी बताई थी, तो वो भी याद कर लेना। के एम मुंशी, ये भी याद आ जाएगा। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, थोड़ा नाम आपको पहली बार सुना होगा तो थोड़ा बहुत याद कर लेना, 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला, वो भी प्रारूप समिति की थी। एन माधवराव थे, ये भी सदस्य थे, इनकी जगह ली थी बी एल मित्र ने। टी कृष्णमाचारी, इनकी जगह ली थी डी खेतान ने। तो ये 7 मेंबर थे, 7 मेंबर को याद रखना। फिर जानते हम सारी जो समितियाँ थी उन्होंने अपने प्रस्ताव दिए। उन प्रस्तावों पर प्रारूप समिति जो ड्राफ्ट कमेटी थी, इन्होंने काफ़ी विचार किया। विचार करने के बाद में इन्होंने पहला ड्राफ्ट तैयार किया। इसे फेब 1948 में, फरवरी 1948 में प्रकाशित किया, रिलीज़ किया। बाद में लोगों ने इस पर चर्चा की, काफ़ी टाइम तक चर्चा हुई, 8 मंथ का टाइम दिया, 8 मंथ का इस पर चर्चा हुई। और लोगों ने काफ़ी जो शिकायतें थी, आलोचना थी, सुझाव दिए, और फिर इन सब सुझावों से डील करके फिर वापस एक दूसरा ड्राफ्ट दिया। उस ड्राफ्ट में भी काफ़ी चर्चा हुई, जिससे अक्टूबर 1948 अक्टूबर में इसे प्रकाशित किया गया। इस पर भी वापस चर्चा हुई 6 मंथ के लिए, और इसके दौरान 141 बैठकें हुई। फिर संविधान का फाइनल जो ड्राफ्ट आया वो आ गया बन के। फिर बी आर अम्बेडकर जी ने 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप, लास्ट जो ड्राफ्ट वो रिलीज किया। इस ड्राफ्ट में संविधान का इसको पहली बार पढ़ा गया। इस पर 5 दिन तक का वो चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ। 9 नवंबर 1949 तक 9 तक इस पर डिस्कशन हुई। और इस पर दूसरी बार फिर वापस 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। मतलब देखो, ये रिलीज़ किया गया था 4 नवंबर 1948 तक को रिलीज़ हुआ था। फिर इस पर 5 दिन चर्चा हुई, ठीक है। और इस पर फिर दूसरा रिलीज़ किया गया था, वो क्या था, 15 नवंबर 1948 को रिलीज़ हुआ। अब 15 देखो, पहले बात करें बी आर अम्बेडकर जी करें, इनको ड्राफ्ट कमेटी का काम सौंपा, तो ये बार बार ड्राफ्ट रिलीज़ कर रहे थे, उस पर चर्चा हो रही थी, जो कमियां थी उसको दूर करके ये बार बार फिर रिलीज़ कर रहे थे। तो ऐसे जो पहली बार रिलीज़ किया उसमें 8 महीने का समय दिया, फिर दूसरी बार रिलीज़ किया उसमें भी कुछ समय दिया, अब फाइनल बार रिलीज़ हो रहा है। 4 नवंबर 1948 को इन्होंने अंतिम बार रिलीज़ किया, पेश किया गया। अब तो थोड़ा बहुत चर्चा करके इसे तो सुधार जो भी करके एक्सेप्ट कर लिया जाए। इस पर पहली बार पढ़ाया गया, इस पर 5 दिन तक वो चर्चा चली। चर्चा के बाद में फिर इसको एक बार और, इसी को जो लास्ट था ड्राफ्ट, इसको फिर रिलीज़ किया गया 15 नवंबर 1948 को। विचार होना शुरू हुआ, इस पर विचार काफ़ी हुआ। 17 अक्टूबर 1949 तक चला, 15 नवंबर से 17 अक्टूबर की बात कर रहे हो, काफ़ी टाइम तक, लगभग 1 साल तक इस पर ड्राफ्ट पर चर्चा हुई कि क्या क्या सुधार किया जा सकता है। इस अवधि में कम से कम 7000 बार इस पर संशोधन हुआ कि इतने प्रस्ताव आए, ये संशोधन किया जाए। तो इन सब बीच काफ़ी चर्चा हुई, डीप अध्ययन हुआ। जो आपको एक नंबर तो याद रखने की जरूरत नहीं, कब कब हुआ, कौन कौन सी डेट को, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर 14 नवंबर 1949 को 14 नवंबर 1949 को इस पर पुनः विचार स्टार्ट हुआ। फिर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि द कॉन्स्टिट्यूशन एज द सेटल बाय द असेंबली बी पास्ड। फाइनली इसको पास कर दिया गया था। इस प्रारूप के रूप 26 नवंबर 1949 को इस प्रारूप को घोषित कर दिया गया और अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर इस पर साइन कर लिया गया। मतलब देखो, इतनी सारी चर्चा की गई, फाइनल डिसीजन भी लिया। और 14 नवंबर 1949 को फिर से विचार हुआ। फाइनली अम्बेडकर जी ने कहा कि द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल बाय द असेंबली पास्ड। इस पर सभी लोग जो शामिल थे सदस्य, उन्होंने हस्ताक्षर किया। अध्यक्ष ने भी इस पर हस्ताक्षर किए। और टोटल जो मेंबर जिन्होंने इस पर साइन किया था, टोटल मेंबर थे 299 टोटल मेंबर थे। बट उस टाइम अवेलेबल मेंबर थे 284, मतलब 284 मेंबर उस टाइम में उपस्थित थे। जितने भी उपस्थित थे उन्होंने संविधान सभा के जो ये प्रस्ताव था उस पर हस्ताक्षर किया। वो संविधान सभा प्रस्तावनाएं 26 नवंबर 1949 को उसका उल्लेख के रूप में, उस दिन के रूप में इसे भारत के संविधान को अपनाया गया। देखो, यहाँ पर अडॉप्ट किया गया है, अपनाया गया, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ये दोनों अलग अलग चीज़ है। अपनाया कब, अडॉप्ट कब किया था, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 का 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया जा रहा है। जब बात करें कि लागू करने की, अप्लाई करने की, तो वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। दो अलग अलग चीज़ें, एक अडॉप्ट कर रहे हैं, एक अप्लाई कर रहे हैं। अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर रहे हैं हम, और लागू कर रहे हैं इसको 26 जनवरी 1950 को। दो चीज़ें अलग अलग है। 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया है और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर रहे हैं। दो चीज़ें अलग अलग, समझ में आ गई। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रैप करने के लिए पूछ सकते हैं। अपनाया कब गया था, अडॉप्ट कब किया गया था और लागू कब किया था, दो चीज़ें अलग अलग। थोड़ा बहुत इसको सोच समझ के आप आंसर देखो, तो आंसर आपको मिल जाएगा।
फिर 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इस संविधान में टोटल कितने आर्टिकल थे? 395 अनुच्छेद थे। जो आर्टिकल की बात करें तो उस टाइम में 395 इसमें आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे। ठीक है, प्रस्तावना को पूरे देश पर लागू किया गया था। बाद में जो नए जो विधि मंत्री बने थे, लॉ मिनिस्टर BR अम्बेडकर जी, उन्होंने प्रारूप को रखा भारत के सामने और जो भी इसके बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया, बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने रोल निभाया था। इनको भारत के संविधान का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, भारत के संविधान का पिता भी, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है BR अम्बेडकर जी को। ठीक है, और इन्होंने भाई इनको ये महान, भाई BR अम्बेडकर जी के बारे में तो कौन नहीं जानता है, आधुनिक मनु भी कहा जाता है, इतनी बड़ी संज्ञा इनको दी गई है। महान लेखक थे, संविधान विशेषज्ञ थे और नेता भी थे। SC/ST के लिए इन्होंने बहुत कुछ करा है। ठीक है, और बात करते हैं अब संविधान वापस जो इनेक्टमेंट हुआ था ना, मतलब परिवर्तन में आया था, संविधान को वापस अप्लाई किया गया था, उसकी बात करते हैं। 26 नवंबर 1949 को क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई थी, इनको इन्फॉर्मेशन क्या क्या चीज़ें, 26, बाकी तो सारी 26 जनवरी 1950 को हुई थी, तो कुछ चीज़ें 26 नवंबर 1949 को भी लागू की गई थी। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, सिटीजनशिप, चुनाव, इलेक्शन, फिर जो पार्लियामेंट से रिलेटेड जो मैटर है उनको, फिर कुछ जो टेम्परेरी मैटर थे उनको भी लागू किया गया। छोटे शीर्षक के कुछ मैटर थे, जैसे आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 60 है, 20 ये आर्टिकल जो इलेक्शन से रिलेटेड है, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल लागू कर दिए गए थे। 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को भी काफ़ी सारा संविधान का पार्ट था, उसे लागू कर दिया गया था। बट पूरा संविधान का जो शेष पार्ट था उसे 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को आधा पार्ट 26 नवंबर 1949 को आधा पार्ट 26 नवंबर 1949 को रिलीज किया गया था, और रेस्ट बचा हुआ जो पार्ट था उसे लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। कुछ पार्ट 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, जिसमें नागरिकता है, सिटीजनशिप है, पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ काम है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें लागू कर दी थी। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 24, 20, 24, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, ये सारे आर्टिकल आपको याद नहीं रखने हैं कि कौन कौन से कब रिलीज किए गए थे। जस्ट मैं बता रहा हूँ, ये आर्टिकल आपको वैसे याद रखने हैं कि इसका क्या क्या मीनिंग है, बट ऐसे याद नहीं करना इस टाइम क्या किया गया था। बाकी रेस्ट जो पार्ट था वो 26 जनवरी 1950 को रिलीज किया गया था, और इसी दिन हमारा रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसी दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा रिपब्लिक। तो एक चीज़ आपको आएगी कि 26 जनवरी को क्यों रिलीज किया गया था। तो देखो क्या हुआ था इस दिन, 26 जनवरी के दिन हमने जब लाहौर डिक्लेरेशन हुई थी, हमारा जो लाहौर में हुआ था, कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था तो वो लाहौर में हुआ था। तब कांग्रेस ने घोषणा करी थी कि इसी दिन भारत का संविधान है वो भारत पूर्ण रूप से पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया था। भारत पूर्ण रूप से भारत स्वराज्य अब घोषित किया गया था। ये कब किया गया था, लाहौर जो डिक्लेरेशन हुआ था ये कब हुआ था, 26 जनवरी 1930 में हुआ था, तब ये घोषित कर दिया था। इसीलिए इस डेट को तवज्जो देने के लिए, इस डेट का हिस्टोरिक महत्व था, इसको तवज्जो देने के लिए इसी दिन संविधान को रिलीज किया गया था, जो दिसंबर 1929 में हुआ था, और जो घोषणा की गई थी 26 जनवरी 1930 को भारत का पूर्ण स्वराज्य घोषित कर दिया गया था। इसलिए इस डेट का हिस्टोरिक महत्व था, इसीलिए इसको इसी दिन रिलीज किया गया। संविधान को पूर्णतः अपनाया गया इसी दिन। संविधान की शुरुआत के साथ ही स्वतंत्रता अधिनियम, जो इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947, 1935 का जो एक्ट था भारत शासन अधिनियम, इसको समाप्त कर दिया गया। अब जो इंडिया है वो अबोलिश ऑफ प्रीवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949 वो अभी भी लागू रहा था। कुछ एक्ट थे वो लागू रहे थे और ज़्यादातर को समाप्त कर दिया गया था। IPC, CRPC वगैरह तब के हैं, तब वो अभी भी लागू है ही ना। अब इसकी कुछ आलोचना भी की जाती है। क्या क्या आलोचना की जाती है ये भी एक बार देख लो। आलोचना में ये कहा जाता है कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, कि इसमें ज़्यादातर जो सदस्य थे वो कांग्रेस की थी, और सदस्यों का जो इलेक्शन हुआ था वो भी चुनावों के आधार पर नहीं हुआ था, उसमें मताधिकार नहीं था। ऐसे ही नॉमिनेशन करके या सीमित चुनावों के आधार पर ही नॉमिनेट किया गया था उनको। तो इसका ये कहा जाता है कि इसमें सबका रिप्रेजेंटेशन नहीं था। फिर ये एक सॉवरेन बॉडी नहीं थी, इसका जो नियुक्त किया गया था इसमें ज़्यादातर ब्रिटिश सरकार की इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा थी, तो एक सॉवरेन बॉडी नहीं थी। साथ ही साथ में इसमें ये तक टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया गया था, 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे, इस समय की बहुत ज़्यादा बर्बादी थी। साथ ही साथ में कहा जाता कांग्रेस से डोमिनेटेड थी, ये तो पहले भी कहा चुका है, कांग्रेस से डोमिनेटेड थी ये, कांग्रेस के ज़्यादातर सदस्य कांग्रेस के थे। और फिर कहा जाता था इसमें जो वकील थे ना, ज़्यादातर लॉयर और पॉलिटिशियन डोमिनेट थे, ज़्यादातर देखो वकील थे, पढ़े लिखे लोग थे, और इसकी जो भाषा थी काफ़ी टफ थी,
ठीक है। इसके अलावा इसमें हिंदुओं का, ऐसा भी कहा जाता है कि इसमें हिंदू डोमिनेटेड थे, हिंदुओं का ज़्यादा बोलबाला था। कई लोगों ने इस पर टिप्पणी भी की थी, ठीक है, कि हिंदू डोमिनेटेड थे। ये किसने किसने क्या क्या टिप्पणी करी है प्रीलिम में, अगर पूछ तो नहीं रही, फिर भी अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो कि इसने कहा था रिप्रेजेंटेशन नहीं था और ये पूर्णतः खुद सोवरन नहीं थी, इसमें इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा था, फिर समय की बहुत ज़्यादा बर्बादी थी, और जो कांग्रेस था उनका प्रभुत्व डोमिनेशन था, वकील बहुत ज़्यादा थे, लैंग्वेज बहुत काफ़ी टफ थी, हिंदुओं का डोमिनेशन था। इन सब चीज़ों के बारे में इनका ये किसी भी प्रकार से इस प्रकार से इसका आलोचना भी किया जाता है। अब कुछ और भी फैक्ट इनके बारे में देख लेते हैं। तो संविधान सभा की जो प्रतीक है ना, सिंबल के रूप में इन पर हाथी की जो मुहर लगी हुई है उसको अपनाया गया है। और BN राव हैं संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। जो कानूनी सलाहकार थे वो कौन थे? BN राव थे। ये चीज़ें याद रखो, फैक्ट बेस याद जरूर रखो, UPSC आप पूछने भी लग गई, पहले नहीं पूछती थी। तो इसका प्रतीक क्या, सिंबल क्या था? तो इसका एलिफेंट था या हाथी था, इसके सिंबल, इसकी मोहर लगी हुई है। BN राव थे, वो कानूनी एडवाइजर थे, लॉ एडवाइजर थे इनकी। फिर HVR अयंकर थे, वो संविधान सभा के सचिव नियुक्त किए थे। LN मुखर्जी थे, वो थे प्रारूपकार थे, चीफ ड्राफ्टमैन थे, जिन्होंने इनका ड्राफ्ट लिखा था। फिर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, वो संविधान सभा के प्रमुख वो कैलीग्राफर थे, मतलब सुलेख इन्होंने लिखा था इसको। काफ़ी इटैलिक शैली का यूज किया गया था इसमें, जो हाथ से लिखा गया है, हैंड रिटन है ये, और इटैलिक शैली है। किसने लिखा था? प्रेम बिहारी रायजादा, जो कैलीग्राफर थे इसके। फिर बात करें इसकी जो संस्करण किसने लिखा था, इसका जो इसमें जो चित्रकारी वगैरह थी, सजावट वगैरह, वो किसने करी थी? तो वो करी थी शांति निकेतन के एक कलाकार थे जिनका नाम था मदन लाल बोस और बिहारी राम मनोहर सिन्हा, इन दोनों ने किया था। नाम याद रखना, मदन लाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, इन दोनों ने इसका जो सौंदर्यीकरण किया था ना, वो इनका काम था। फिर इस जो प्रस्तावना थी उस पर जो लिखा था या उसको सजाया था, उसको अलंकृत किया गया था, वो किसने किया था? क्राफ्ट उस पर किसने किया था क्राफ्ट वगैरह? तो वो किया था प्रेम बिहारी जो नारायण रायजादा थे। कौन थे ये? इन्होंने एक और भी काम किया है, इन्होंने पूरे संविधान की प्रस्तावना को लिखा है, सुलेख करना, कैलीग्राफर भी थी, और साथ ही साथ इन्होंने प्रस्तावना का भी वो लिखा था, या प्रस्तावना पर जो कैलीग्राफी वगैरह करी थी वो भी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने की थी। और साथ ही साथ में हिंदी संस्करण का सुलेख किसने किया था? वो क्या था? वसंत कृष्ण वेद द्वारा, वसंत कृष्ण वेद थे, वो इसके सुलेखक थे। और नंदलाल बोस थे, इन्होंने इसको अलंकृत किया था या पूरी तरह से इसको क्राफ्ट किया था। ये पूरा इसके बारे में था। तो आज से हमारा ये टॉपिक भी खत्म होगा, कल से हम नेक्स्ट थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।